Welcome everyone. We are discussing income from house property, and in this topic our subtopic for today is annual value of a self occupied house. देखिए जी, एनुअल वैल्यू डिटरमिन करने के लिए आपका जो चैप्टर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. द फर्स्ट वन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू फॉर लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी. किराए के मकान में आप एनुअल वैल्यू कैसे डिटर्मिन करेंगे. सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के केस में एनुअल वैल्यू कैसे डिटर्मिन करी जाएगी. एंड योर थर्ड पार्ट इज हाउस प्रॉपर्टी विच इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड. इसमें से जो हमारा फर्स्ट पार्ट है दैट इज फॉर लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी. लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में आप एनुअल वैल्यू कैसे डिटर्मिन करते हैं इस बारे में हम पिछले कुछ सेशंस में डिस्कशन कर चुके हैं. ठीक है जी. नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस. सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस वो मकान है जो कि स्व अर्जित हो, जो कि स्व अर्जित मकान है जिसमें कि आप खुद रहते हैं, आपने अपने पर्पस के लिए रखा हुआ है. या तो आपने उसको रेंट पर दे रखा है या नहीं दे रखा, लेकिन आपने उसको सेल्फ ऑक्यूपाई किया हुआ है. दैट इज नोन एज सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस. अब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के केस में एनुअल वैल्यू कैसे डिटरमिन करनी है, इसके लिए आपके पास 4 केसेस हैं. जैसे कि जब हमने लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बात करी थी, उस टाइम पे हमारे पास वहां पर 5 केसेस थे. सिमिलरली सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में वी हैव दीज 4 केसेस. व्हाट आर दीज 4 केसेस? The case one is the house property which is self occupied for residential purposes. ऐसा मकान जिसको आपने अपने आवास के लिए इस्तेमाल किया है, खुद के रहने के लिए, रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए, या फिर आपने आवासीय उद्देश्य के साथ उस हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाई किया है. दिस इज योर केस वन. केस टू इज जहां पर आपने जो रेजिडेंस है, जो मकान है, उसको साल के कुछ हिस्से के लिए तो किराए पर दे दिया था और साल के कुछ हिस्से के लिए उसे अपने पास रखे रखा. दिस इज योर केस टू. एंड व्हाट इज योर केस थ्री? जहां पर आपके पास 2 से ज्यादा घर ऐसे हैं जो कि आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड रखे हैं. 2 से ज्यादा घर ऐसे जो कि स्व अर्जित हैं. उस केस में एनुअल वैल्यू कैसे डिटरमिन करी जाएगी ये डिस्कस करेंगे हम केस थ्री में. एंड केस फोर इज जहाँ पे आपका जो मकान है वो कुछ हिस्से के लिए आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड, कुछ हिस्सा उसका आपने अपने पास रखा हुआ है और कुछ हिस्सा आपने किराए पर दे रखा है. दिस इज केस फोर. सो एनुअल वैल्यू आप इन 4 केसेस में डिटरमिन करेंगे इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस. अब यदि हम बात करें केस वन की, व्हाट इज आर केस वन? हाउस प्रॉपर्टी जिसको कि आपने रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए स्व अर्जित किया है, आपने आवासीय उद्देश्य से स्व अर्जित किया है, आप उसमें खुद रह रहे हैं. या फिर ये एक ऐसा घर है जिसको आप सेल्फ ऑक्यूपाई नहीं कर सकते क्योंकि आपकी जो नौकरी है वो किसी और जगह पर है, किसी और स्थान पर आपकी नौकरी लगी है. और क्योंकि आपकी नौकरी किसी और स्थान पर है, इसलिए आप अपने घर में नहीं रह सकते. मान लीजिए कि आपका जो घर है वो चंडीगढ़ में है, लेकिन आपकी जो नौकरी है वो दिल्ली में लगी है. सो आप दिल्ली में एक किराए के मकान में रह रहे हैं, तो आपकी आपकी नौकरी के चलते आप अपना चंडीगढ़ वाला घर जो है उसमें नहीं रह पा रहे हैं. ये केस भी यहाँ पर आएगा. ठीक है जी. सो क्या है यहाँ पर? हाउस प्रॉपर्टी जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, स्व अर्जित मकान है और उसमें आप खुद रह रहे हैं, आप उसको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. या फिर एक ऐसा घर जिसमें आप नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि आपकी नौकरी किसी और स्थान पर है. वहां पर एनुअल वैल्यू क्या ली जाएगी? द एनुअल वैल्यू विल बी टेकन एज निल. एनुअल वैल्यू 0 ली जाएगी. अब इसका मतलब पता है क्या हुआ? जहां पर एनुअल वैल्यू 0 है, दैट इम्प्लाइज कि आपको टैक्स पे नहीं करना है ना जी. क्योंकि जो टैक्स है वो किस पर लगेगा? इसी पर तो लगेगा. जब एनुअल वैल्यू ही 0 हो गई, दैट मीन्स आपको इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना. लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं.
और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि जो एनुअल वैल्यू है उसको निल नहीं लिया जाएगा यदि आपने ऐसे घर को साल में कुछ टाइम के लिए या फिर पूरे साल के लिए किराए पर दे रखा है। समझे बात? यदि आपने ऐसे घर को लेट आउट कर रखा है, किराए पर दे रखा है, चाहे किसी एक महीने के लिए ही क्यों ना किराए पर दे रखा हो, तो आप इस घर की एनुअल वैल्यू को निल नहीं ले सकते। यदि आपने 12 महीने में से किसी एक महीने में भी ऐसे घर को रेंट पर दे दिया, किराए पर दे दिया, तो उसे लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। यहाँ पर ले लिया जाएगा, उसे लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा और उसकी एनुअल वैल्यू वैसे ही निकलेगी जैसे हम किराए के मकान के लिए निकाला करते थे। और किराए के मकान के लिए एनुअल वैल्यू कैसे निकलती है, वो 6 स्टेप्स लगाकर जो मैंने आपको उस टाइम पर बताए थे लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको ऐसे घर को जो कि आपने सेल्फ ऑक्यूपाई किया है उसे आपने किराए पर नहीं चढ़ाना है यदि आप निल एनुअल वैल्यू का बेनिफिट उठाना चाहते हैं। यदि यदि आपने घर को किसी एक महीने के लिए भी किराए पर चढ़ा दिया तो उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं माना जाएगा, उसे लेट आउट माना जाएगा और उसकी वैल्यू वैसे ही कैलकुलेट होगी जैसे कि हम किराए के मकान के लिए कैलकुलेट किया करते थे। अब मेरे पास 4 मकान है, आई हैव 4 हाउस प्रॉपर्टीज, 4 मकान है मेरे पास और मैंने 4 के 4 मकान में से किसी को भी किराए पर नहीं चढ़ा रखा, सारे के सारे मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है। क्या ये चारों मकानों के ऊपर ही मुझे टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा? क्या इन चारों हाउस प्रॉपर्टीज की वैल्यू निल मानी जाएगी? द करेक्ट आंसर इज नो। यहाँ पर गवर्नमेंट ने आपको बोला है कि एनुअल वैल्यू निल का लाभ आप सिर्फ 2 घर के केस में ही ले सकते हैं, ओनली फॉर 2 हाउसेस। सिर्फ 2 हाउसेस के केस में आप निल एनुअल वैल्यू का लाभ उठा सकते हैं। अगर मेरे पास 4 हाउस प्रॉपर्टीज हैं तो इन 4 हाउस प्रॉपर्टीज में से किन्हीं 2 हाउस प्रॉपर्टीज को मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकती हूँ और जो बाकी 2 हाउस प्रॉपर्टीज हैं उनको मुझे लेट आउट मानना पड़ेगा। उनको मुझे मानना पड़ेगा कि ये 2 घर जो हैं ये मैंने किराए पर दे रखे हैं और इनकी वैल्यू वैसे ही निकलेगी जैसे हम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में निकाला करते थे। तो देखिए फिर कैसे निकलेगी यहाँ पर एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। कैसे कैलकुलेट करेंगे एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी को, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस को? यहाँ पर एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस को हमने निल लिया है, इसमें से माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस। जी नहीं, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में आप म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। सेकंड, क्या आप स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? नो, यहाँ पर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं ले सकते। क्या आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ले सकते हैं? हाँ जी, जो बोरोड कैपिटल के ऊपर यदि आपने घर बनाने के लिए कोई उधार ले रखा है और उसके ऊपर आप कोई ब्याज दे रहे हैं, ऐसे ब्याज की डिडक्शन आपको जरूर मिल सकती है। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में यहाँ पर भी सरकार ने सीमा लगा रखी है कि आप अधिकतम 30,000 या फिर 2 लाख के ब्याज की डिडक्शन ले सकते हैं। अब 30,000 कब लगेगा और 2 लाख कब लगेगा इस बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। अभी के लिए आप बस इतना समझिए कि बोरोड कैपिटल के ऊपर यदि आप ब्याज की डिडक्शन लेना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 30,000 या फिर 2 लाख की डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आप याद करें, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में हमने ऐसी किसी सीमा की बात नहीं करी थी, ऐसी कोई लिमिट नहीं थी। तो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में आप कितना भी इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं, कितने भी इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की बात करें तो वहां पर सरकार ने इसके ऊपर भी सीमा लगा दी है। सो हाउ डू यू कैलकुलेट एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी? एनुअल वैल्यू ले लेंगे निल, माइनस करेंगे उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस नहीं,
ये म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में नहीं मिलेगी, ना ही आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के ऊपर डिडक्शन जरूर मिलेगी, लेकिन उसके ऊपर भी सीमा है। सो ये 30,000 या फिर 2 लाख, 30,000 या फिर 2 लाख, दिस इज 2 लाख, 30,000 या 22 लाख की डिडक्शन क्लेम करने के बाद जो रिजल्टेंट फिगर आएगी दैट विल बी लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैम लॉस, वाई लॉस? लॉस इसलिए बेटा क्योंकि सिंस यहाँ पर एनुअल वैल्यू इज जीरो, सो जीरो में से आप कुछ भी माइनस करेंगे तो वो नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि आपकी इनकम यहाँ पर नेगेटिव में है एंड नेगेटिव इनकम इज नोन एज लॉस। सो यहाँ पर आपका लॉस आएगा फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। दिस इज योर केस 1। अब केस 2 क्या है? केस 2 में है कि मान लीजिए कि आपका जो साल है वो यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट हुआ और आपका जो ईयर है वो एंड हो जाएगा 31 मार्च 2020 में। आपने साल के कुछ हिस्से के लिए घर को किराए पर दिए रखा और साल के जो बाकी हिस्सा था उसमें आपने उस घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा, स्व अर्जित रखा। तो ऐसे में आप एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए जी, यहाँ पर जो इनकम टैक्स लॉ है वो ये कहता है कि यदि आपने ऐसा किया है, यदि आपने घर साल के कुछ हिस्से के लिए किराए पर चढ़ा दिया है, तो आप उसे लेट आउट हाउस की तरह ही मानेंगे। आप पूरे घर को लेट आउट हाउस की तरह ट्रीट करेंगे। आप ये मानेंगे कि आपने घर पूरे साल किराए पर दिया है। सो यहाँ पर एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी? वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे कि आप लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में किया करते थे। वो सारे 6 स्टेप्स लगेंगे जो वहां लगते थे। क्या है स्टेप 1? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को आप कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो ज्यादा होगा उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ। जो दोनों में से लोअर होगा दैट विल बी योर एक्सपेक्टेड रेंट। स्टेप 2 में आप कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल रेंट। और एक्चुअल रेंट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितना रेंट आपको मिलने वाला है माइनस जितना रेंट अनरियलाइज्ड है जो आपको नहीं मिल पाया वो माइनस कर देंगे, दैट इज योर एक्चुअल रेंट। स्टेप 3 में आप एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो हायर होगा दैट विल बी योर जीएवी। स्टेप 4 में एनएवी कैलकुलेट करेंगे जो कि जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर माइनस करने के बाद आती है। स्टेप 5 में आप डिडक्शंस कैलकुलेट करेंगे अंडर सेक्शन 24। और क्या डिडक्शंस हैं? द फर्स्ट डिडक्शन इज द स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनएवी एंड द सेकंड डिडक्शन इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। स्टेप 6 में आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी विच इज एनएवी माइनस डिडक्शंस। आप जब एनएवी में से ये स्टेप 5 वाली डिडक्शंस माइनस कर देते हैं तो आपके पास आ जाती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो व्हाट डज योर केस 2 से कि यदि आपने अपना मकान साल के कुछ हिस्से के लिए किराए पर दिया है और साल के कुछ हिस्से के लिए उसको स्व अर्जित रखा है, तो आप उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मान सकते। आप उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड मानकर उसके ऊपर नील एनुअल वैल्यू का लाभ नहीं उठा सकते। आपको ऐसे घर को लेट आउट मानना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा कि ये घर आपने किराए पर दिया है और अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेशंस भी वैसे ही करेंगे जैसे आप किराए के मकान के लिए किया करते हैं। Here comes your illustration 5 of the book, जो कि आपके केस 2 के साथ रिलेटेड है। देखिए जी, यहाँ पर रितेश है। रितेश के पास हाउस प्रॉपर्टी है दिल्ली में और उसकी जो म्युनिसिपल वैल्यू है दैट इज 1,50,000। फेयर रेंट है 1,80,000। रितेश ने इस घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा है 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 जुलाई 2019 तक, और उसके बाद उसने उस घर को लेट आउट कर दिया है 16,000 पर मंथ के किराए पर। हमें एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है और म्युनिसिपल टैक्सेस दे रखे हैं 20,000। तो देखिए, ये मैंने आपके लिए टाइमलाइन ड्रॉ करी है। 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 जुलाई 2019 तक रितेश ने इस घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा और इसके बाद उसने उस घर को लेट आउट कर दिया।
यहाँ से क्लियरली पता चलता है कि दिस इज केस टू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। जहां पर जो मकान है वो कुछ हिस्से के लिए किराए पर दे दिया आपने, वहां पर क्या आपको सेल्फ ऑक्यूपेशन का लाभ मिल सकता है? नहीं मिल सकता। क्या आप एनुअल वैल्यू को निल ले सकते हैं? नहीं ले सकते। आपको एनुअल वैल्यू बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करनी होगी जैसे आप किराए के मकान के लिए कैलकुलेट करते हैं, और उसके लिए आप वही 6 स्टेप्स लगाते हैं। आइए स्टेप 1 देखते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। देखिए म्युनिसिपल वैल्यू है 1,50,000 एंड फेयर रेंट इज 1,80,000। दोनों में से विच एवर इज हायर इज 1,80,000। इसको आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, और स्टैंडर्ड रेंट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है। हमारा जो 1,80,000 है वही हमारा एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा। स्टेप 2 में आप कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल रेंट विच इज रेंट रिसीवेबल माइनस जो रेंट आपको नहीं मिला। रेंट कितना मिलने वाला था? 16,000 पर मंथ मिलने वाला था। कितने महीने के लिए? देखिए अगस्त से लेट आउट हुआ, अगस्त से किराए पर चढ़ा। काउंट कीजिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 8 मंथ्स। 8 मंथ्स के लिए आपने घर को किराए पर चढ़ाए रखा, तो अकॉर्डिंगली आपको रेंट मिलने वाला था 16,000 मल्टीप्लाई बाय 8। क्या कोई रेंट ऐसा है जो आपको ना मिला हो? नहीं जी, ऐसा कोई रेंट नहीं है जो ना मिला हो। सो योर एक्चुअल रेंट कम्स आउट टू 1,28,000। स्टेप 3 में आप जीएवी कैलकुलेट करेंगे, जो कि क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करके जो भी हायर अमाउंट आएगा। तो इन दोनों में से हायर कौन सा है? 1,80,000 इज द हायर अमाउंट। स्टेप 4 में आप एनएवी कैलकुलेट करेंगे विच इज जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस। जीएवी कितनी है? 1,80,000। म्युनिसिपल टैक्सेस कितने हैं? 20,000। सो योर एनएवी कम्स आउट टू 1,60,000। मैम हमने आगे वाला पार्ट क्यों नहीं कैलकुलेट किया, स्टेप 5 एंड स्टेप 6? क्योंकि बेटा आपसे मांगी ही सिर्फ एनुअल वैल्यू गई है, आपसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं मांगी गई। यदि आपसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डिमांड की होती तो आप डिडक्शंस भी कैलकुलेट करते एंड देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते, लेकिन अभी हमसे जो पूछा गया है हमने वहीं तक कैलकुलेशंस अपनी सीमित रखी है। सो कमिंग अप नेक्स्ट इज योर केस 3 ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, जहां पर आपके पास 2 से अधिक घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं। आपके पास 2 से ज्यादा मकान ऐसे हैं जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है। देखिए हमने केस 1 में क्या किया था? केस 1 केस 1 में हमने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस किया था कि 2 हाउस प्रॉपर्टीज अगर आपके पास हैं, 2 हाउसेस हैं, तो उसमें आप सेल्फ ऑक्यूपेशन का लाभ उठा सकते हैं, उनको आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंगली आपके पास जो एनुअल वैल्यू आती है वो निल आ जाती है। यही डिस्कस किया था हमने फर्स्ट केस में। लेकिन देखिए जहां पर आपके पास घर 2 से ज्यादा हैं, 2 से अधिक घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, क्या वहां पे आपको सभी के सभी हाउस हाउस प्रॉपर्टीज के केस में एनुअल वैल्यू निल लेने का लाभ मिल सकता है? नहीं जी, नहीं मिल सकता। वहां पर आप क्या करेंगे? वहां पे आप किन्हीं दो मकानों को, कितने भी मकान हो आपके पास, किन्हीं 2 मकानों को आप स्व अर्जित क्लेम कर सकते हैं। आप स्व अर्जित घर सिर्फ 2 घरों को मान सकते हैं, और एनुअल वैल्यू निल का बेनिफिट आप सिर्फ इन 2 हाउसेस के केस में ही ले सकते हैं। और जितने भी घर आपके इन 2 घरों से ज्यादा हैं, जो बाकी के मकान हैं, उनको आपको किराए के मकान मानना पड़ेगा। चाहे आपने उनको किराए पर चढ़ाया है, चाहे आपने उनको किराए पर नहीं चढ़ाया, लेकिन आपको उन्हें किराए पर चढ़ा हुआ मकान मानना पड़ेगा। ऐसे हाउसेस को आपको डीम्ड टू बी लेट आउट हाउसेस मानना पड़ेगा। और डीम्ड टू बी लेट आउट हाउसेस के केस में आप एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? बिल्कुल वैसे जैसे कि आप किराए के मकान के लिए करते हैं, वही 6 स्टेप्स आप फॉलो करेंगे जो हमने वहां पर करे थे। स्टेप 1 क्या? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, विच एवर इज लोअर विल बी और एक्सपेक्टेड रेंट। स्टेप 2 एक्चुअल रेंट। जी नहीं,
एक्चुअल रेंट यहाँ पर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे आपने घर को किराए पर चढ़ाया नहीं है, आपने उसको स्व अर्जित कर रखा है, आपने उसको किराए पर चढ़ाया नहीं है। आप सिर्फ मान रहे हैं कि घर किराए पर चढ़ा हुआ है, तो आपको रेंट तो एक्चुअली में कुछ भी नहीं मिल रहा। असल में देखा जाए तो आपको किसी भी तरह का कोई रेंट नहीं आ रहा। आप सिर्फ ऐसे घर को किराए का मकान मान रहे हैं, लेकिन ऐसा मकान आपने किराए पर चढ़ाया नहीं है। आपको इस मकान से कोई भी रेंट नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पर आप स्टेप 2 नहीं लेंगे। आपके पास एक्चुअल रेंट नहीं आएगा, क्वेश्चन में आपको एक्चुअल रेंट के बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी। तो इस स्टेप को अगर हम स्किप कर दें, बाकी सारे स्टेप्स आपके सेम हैं। देखिए स्टेप 3 में आप जीएवी कैलकुलेट कैसे करते थे? आप एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को कंपेयर किया करते थे। अब क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल रेंट है ही नहीं, तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट ही जीएवी बन जाएगा। सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी योर एक्सपेक्टेड रेंट। स्टेप 4 में आप एनएवी कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम उस टाइम किया करते थे किराए के मकान के लिए। जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्सेस कर दीजिए माइनस, डिडक्शंस कैलकुलेट कीजिए, और उसके बाद आपका आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच इज एनएवी माइनस डिडक्शंस। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मेरे पास 4 हाउस प्रॉपर्टीज हैं और मैंने उन सब हाउस प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाई करके रखा है। मैंने उनमें से किसी भी मकान को किराए पर नहीं चढ़ाया हुआ। ये 4 हाउस प्रॉपर्टीज हैं, हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 2, 3 एंड 4, जिसमें से जो हाउस प्रॉपर्टी 1 है उसकी एनुअल वैल्यू है 2,50,000, हाउस प्रॉपर्टी 2 की एनुअल वैल्यू है 3 लाख, हाउस 3 की एनुअल वैल्यू है 1,80,000 एंड हाउस प्रॉपर्टी 4 की एनुअल वैल्यू है 5 लाख। अब यदि कोई समझदार इंसान हो तो वो दो घरों को वो सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेगा जिसकी एनुअल वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान है क्योंकि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान है उसमें आपको एनुअल वैल्यू नील लेनी है। क्योंकि आपको एनुअल वैल्यू नील लेनी है तो यहाँ पर आपको टैक्स पे नहीं करना। सो अगर आप एक समझदार इंसान हो तो हाउस इन 4 हाउस प्रॉपर्टीज में से कौन से 2 मकानों को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे? बट ऑब्वियस है उन मकानों को जिनकी एनुअल वैल्यू ज्यादा है। और इन 4 में से हाईएस्ट एनुअल वैल्यू किसकी है? हाउस प्रॉपर्टी 4 की, और सेकंड नंबर पर है हाउस प्रॉपर्टी 2 की। तो मैं इन 2 घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूंगी, और क्योंकि ये 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं तो यहाँ पर एनुअल वैल्यू नील आ जाएगी और मुझे टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। और जो बाकी के 2 घर हैं, हाउस प्रॉपर्टी 1 और हाउस प्रॉपर्टी 3, इनको मैं किराए का मकान मानूंगी। क्यों मानूंगी इनको मैं किराए का मकान? क्योंकि यहाँ पर एनुअल वैल्यू कम है। क्योंकि एनुअल वैल्यू कम है तो मुझे कम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब यदि मैं हाउस प्रॉपर्टी 2 और हाउस प्रॉपर्टी 4 को लेट आउट हाउस मानती, किराए का मकान मानती, तो मुझे टैक्स ज्यादा पे करना पड़ता। ठीक है जी। सो यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है कि यदि आपके पास 2 से अधिक घर ऐसे हैं जो कि आपने स्व अर्जित कर रखे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखे हैं, तो ऐसे घरों में से किन्हीं 2 घरों को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं, और जो बाकी के मकान हैं उन्हें किराए का मकान मानकर आपको बिल्कुल वैसे ही एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी जैसे कि आप लेट आउट हाउस के केस में किया करते थे। इसके बाद आपका आता है केस 4। केस 4 क्या है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका मकान, एक मकान जो है वो बहुत सारे इंडिपेंडेंट यूनिट्स में डिवाइडेड है। बहुत सारी स्वतंत्र इकाइयां हैं उस मकान की। यहाँ पर आपके लिए मैंने एक बिल्डिंग ड्रॉ करी है। ये देखिए, ये एक हाउस प्रॉपर्टी है, सिंगल हाउस प्रॉपर्टी है, और इस हाउस प्रॉपर्टी के 5 फ्लोर्स हैं। ठीक है जी, 5 फ्लोर्स हैं इसके। जो फ्लोर 1 है वो आपने स्व अर्जित कर रखा है, फ्लोर 2 भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेकिन जो फ्लोर 3, 4 एंड 5 है इसे आपने लेट आउट कर रखा है, किराए पर चढ़ा रखा है। और ये पांचों यूनिट्स जो हैं, ये पांचों इकाइयां जो हैं, ये स्वतंत्र हैं।
ऐसे में आप हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए ए पार्ट, ऐसा पार्ट या ऐसी इकाई जो कि आपने सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए इस्तेमाल करी है, जिसको आपने किराए पर नहीं चढ़ाया है, उसे आपने सेल्फ ऑक्यूपाई करके रखा है थ्रू आउट द ईयर, साल भर के लिए। पूरे साल आपने इन 2 फ्लोर्स को सेल्फ ऑक्यूपाई करके रखा है। उस केस में आप एनुअल वैल्यू कैसे डिटरमिन करेंगे? इन 2 फ्लोर्स को आप मानेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड और इसकी कैलकुलेशन आप वैसे ही करेंगे जैसे आप केस 1 में करते थे। सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस 1 जहां पर आप एनुअल वैल्यू निल लेते हैं, आप इन 2 फ्लोर्स को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे और इसकी एनुअल वैल्यू निल लेंगे। क्या इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी? नहीं मिलेगी जी। क्यों? क्योंकि जहां पर एनुअल वैल्यू निल होती है वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ ब्याज की डिडक्शन ले सकते हैं और ब्याज की डिडक्शन के ऊपर भी सीमा है। कितनी सीमा? 30,000 या 2 लाख की सीमा। ये करने के बाद आपका लॉस आ जाएगा फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी इन द सेम वे जैसे हमने केस 1 में किया था। और जो बाकी के इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, जो बाकी की इकाइयां हैं जो कि आपने किराए पर चढ़ा रखी है, इनकी एनुअल वैल्यू आप अलग से कैलकुलेट करेंगे। और कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप प्रत्येक हिस्से को ऐसा मानेंगे कि वो लेट आउट है, एक्चुअली में भी लेट आउट है, और वैसे ही कैलकुलेशन की जाएगी जैसे कि लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में की जाती थी। वही 6 स्टेप्स लगाकर वही 6 स्टेप्स आप फॉलो करेंगे जो आप लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में किया करते थे। ठीक है जी। सो आप हर यूनिट के लिए अलग से एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जहां पर आपकी हाउस प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा सेल्फ ऑक्यूपाइड है और कुछ हिस्सा जो है वो लेट आउट है, कुछ हिस्सा आपने किराए पर दे रखा है। Here's the illustration 6 of your book, जो कि आपके प्रेजेंट केस के साथ रिलेटेड है जहां पर इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं। केस 4 के साथ रिलेटेड है ये इलस्ट्रेशन। Mr. Vijay owns a house property consisting of 2 identical units. Mr. विजय के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें कि 2 यूनिट्स हैं, आइडेंटिकल यूनिट्स, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। ये पूरी हाउस प्रॉपर्टी 2 हिस्सों में बटी हुई है। जो यूनिट 1 है वो विजय ने सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए इस्तेमाल किया है, स्व अर्जित है, और जो यूनिट 2 है उसे विजय ने लेट आउट कर रखा है, किराए पर चढ़ा रखा है, और किराया कितना आ रहा है? 9,000 पर मंथ। रेंट ऑफ 2 months कुड नॉट बी रिकवर्ड। पूरे साल के किराए में से 2 महीने का रेंट ऐसा है जो कि रिकवर नहीं हो पाया है। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये सब दे रखा है आपको, और जो म्युनिसिपल टैक्स है दैट इज 10%। और म्युनिसिपल टैक्सेस, ये जो परसेंटेज है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है? दिस इज एप्लीकेबल ऑन म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्सेस आर एप्लीकेबल ऑन म्युनिसिपल वैल्यू। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दे रखा है 80,000। कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर क्वेश्चन। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं अबाउट इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब यदि हम इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की बात करें, देखिए जो विजय है उसने लोन ले रखा होगा पूरे घर के लिए, वो ब्याज भी पूरे घर के लिए पे कर रहा है। दिस 80,000 इज द इंटरेस्ट फॉर द होल हाउस प्रॉपर्टी। पूरे हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है ये। ठीक है जी। अब यदि आपने इस इंटरेस्ट को 2 हिस्सों में बांटना हो, यूनिट 1 में और यूनिट 2 में बांटना हो, तो ये 80,000 कैसे बटेगा? यूनिट 1 में 50% और यूनिट 2 में 50%, आधा आधा बढ़ जाएगा। सो ये जो इंटरेस्ट है 80,000 का, इसमें से यूनिट 1 को कितना चला जाएगा? 40,000 यूनिट 1 को जाएगा, और जो 40 बाकी का 40,000 है दैट रिलेट्स टू यूनिट 2। अब बांटने की जरूरत क्यों है? क्योंकि यूनिट 1 की हमें अलग तरीके से कैलकुलेशन करनी है और यूनिट 2 की कैलकुलेशन हमें अलग करनी है, इसलिए हमें ब्याज को भी बांटना पड़ेगा। ठीक है जी, बांट दिया। आइए अब बढ़ते हैं यूनिट 1 की एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने की तरफ। यूनिट 1 आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अब जिस जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है
उसकी एनुअल वैल्यू आप नील लेते हैं, वहां पर आपको म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन भी नहीं मिलती, ना ही आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। लेकिन क्या आपको ब्याज की डिडक्शन मिलती है? हाँ जी, मिलती है। यूनिट 1 से संबंधित ब्याज कितना है? यूनिट 1 से संबंधित ब्याज है 40,000, ना कि 80,000। 40,000 की डिडक्शन आप अगर यहाँ पर ले लें तो आपके पास लॉस आ जाएगा फ्रॉम यूनिट 1। जीरो में से आप कुछ माइनस करेंगे तो आपके पास नेगेटिव फिगर आएगी। नेगेटिव फिगर का मतलब क्या है? इनकम या लॉस? नेगेटिव फिगर का मतलब है लॉस। सो यूनिट 1 से आपके पास लॉस आ गया। अब यदि हम यूनिट 2 की बात करें, जो कि लेट आउट है, वहां पर आप लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी की तरह कैलकुलेशंस करेंगे। स्टेप 1 की यदि हम बात करें, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। म्युनिसिपल वैल्यू 1,80,000 ले लेते हैं हम। नहीं जी, 1,80,000 नहीं ले सकते। 1,80,000 तो पूरे घर की म्युनिसिपल वैल्यू है। आपको सिर्फ एक हिस्से की म्युनिसिपल वैल्यू लेनी है। सो यदि आप यूनिट 2 की म्युनिसिपल वैल्यू लें तो कितनी होगी? 1,80,000 नहीं, बल्कि 1,80,000 का 50%। ऐसे ही ये जो फेयर रेंट है, ये पूरे घर का फेयर रेंट है, पूरे मकान का फेयर रेंट है 1,70,000। तो एक हिस्से का फेयर रेंट कितना होगा? 50%। तो म्युनिसिपल वैल्यू इज 90,000, दैट इज 1,80,000 का हाफ, एंड फेयर रेंट विल बी 1,85,000 विच इज 1,70,000 का हाफ। अब ये आपके पास म्युनिसिपल वैल्यू आ गई एंड ये आपके पास फेयर रेंट आ गया। इन दोनों को कंपेयर कीजिए, हायर कौन सा है? द हायर वन इज 90,000। इसको आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ। अब स्टैंडर्ड रेंट क्या है? स्टैंडर्ड रेंट पूरे मकान का 1,40,000 है, तो यूनिट 2 का स्टैंडर्ड रेंट कितना होगा? आधा, 70,000। इसे आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, दोनों में से whichever is lower is your expected rent, that is 70,000 is your expected rent। अब देखिए जी, एक्सपेक्टेड रेंट आ गया हमारे पास। स्टेप 2 में हमें एक्चुअल रेंट कैलकुलेट करना है। रेंट आपका आ रहा है 9,000 और 12 महीने के लिए आना था, लेकिन 2 महीने का रेंट ऐसा है जो कि आपको नहीं मिल पाया। ये 2 मंथ्स का रेंट ऐसा है जो आपको नहीं मिल पाया। दैट मीन्स आपको 10 महीने का रेंट मिल पाया। सो 10 महीने का रेंट कितना निकला? 90,000। स्टेप 3 इज जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। व्हाट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू? आप एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ। ठीक है जी, तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से हायर कौन सा है? एक्चुअल रेंट इज हायर, 90,000 इज हायर, सो 90,000 इज योर जीएवी। अब एनएवी कैसे कैलकुलेट करेंगे? जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस क्या है? वो कह रहा है म्युनिसिपल टैक्सेस आर 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू 1,80,000 है, 1,80,000 का 10% इज म्युनिसिपल टैक्स। लेकिन ये म्युनिसिपल टैक्स अगर आप 10% करें तो ये तो पूरी हाउस प्रॉपर्टी के म्युनिसिपल टैक्सेस हैं, लेकिन आपको सिर्फ यूनिट 2 का लेना है। यूनिट 2 का लेने के लिए आपको इसका 50% करना पड़ेगा, 50% करना पड़ेगा, तो आपके पास यूनिट 2 के म्युनिसिपल टैक्सेस निकल के आएंगे। सो हियर कम्स योर एनएवी। उसके बाद आप डिडक्शंस कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनएवी। एनएवी 81,000 है आपकी। 81,000 का 30% इज 24,300। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, 80,000 पूरे मकान का इंटरेस्ट है, तो यूनिट 2 का इंटरेस्ट कितना होगा? आधा, 40,000। सो हमारे पास कितनी डिडक्शंस आ गई? 24,300 प्लस 40,000, दैट इज 64,300। इसके बाद आपका स्टेप 6 आ जाएगा, दैट इज इनकम फ्रॉम यूनिट 2। यूनिट 2 से आपकी इनकम कितनी आई? एनएवी 81,000 माइनस डिडक्शंस। डिडक्शंस कितनी है? 64,300। 16,700 आपका इनकम फ्रॉम हाउस, इनकम फ्रॉम यूनिट 2 आया।
अब आपके पास यूनिट 1 की इनकम है, यूनिट 2 की इनकम है। क्या आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। आप यूनिट 1 की इनकम और यूनिट 2 की इनकम को ऐड कर दीजिए। यूनिट 1 की इनकम आपके पास नेगेटिव आई थी, -40,000 आई थी, और यूनिट 2 की इनकम क्या है? 16,700। सो अकॉर्डिंगली आपकी इनकम कितनी आ जाएगी हाउस प्रॉपर्टी से? नेगेटिव में आएगी। एंड नेगेटिव इनकम का मतलब क्या होता है? लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक और इलस्ट्रेशन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अनीश के पास 3 हाउसेज हैं एंड ऑल आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस 1, हाउस 2 एंड हाउस 3। आपके पास म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, साथ ही साथ आपको म्युनिसिपल टैक्सेस पेड की इंफॉर्मेशन दे रखी है। और आपको ये बताना है, अनीश को आपको सजेस्ट करना है कि इन 3 हाउसेज में से कौन से 2 हाउसेज को वो सेल्फ ऑक्यूपाइड माने। ठीक है जी। देखिए ये है आपका कौन सा केस? केस 3 ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। केस 3 ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। और केस 3 क्या था आपका? व्हाट इज योर केस 3? केस 3 में हमने डिस्कस किया था जहां पर 2 से अधिक घर हैं, मोर देन 2 हाउसेस सेल्फ ऑक्यूपाइड। 2 से अधिक घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं। वहां पर आप क्या करते हैं? वहां पर आप 2 घरों को ट्रीट करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, और जो बाकी के घर हैं उन्हें आप किराए का मकान मानते हैं, उन्हें आप लेट आउट मानते हैं। यही डिस्कस किया था हमने। अब देखिए उसके पास 3 घर हैं, तो 3 घरों में से उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड की जो बेनिफिट है वो सिर्फ 2 हाउसेस के केस में मिल सकता है। तो हमें कौन सा घर चूज करना है सेल्फ ऑक्यूपाइड और कौन सा घर लेट आउट रहने देना है, ये देखने के लिए हमें एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि तीनों घर लेट आउट हैं। एज्यूम, मान लीजिए। देखिए एनुअल वैल्यू तो तभी निकल के आएगी ना। मान लीजिए, एज्यूम ऑल हाउसेस, ऑल हाउसेस टू बी लेट आउट। मान लीजिए कि सारे के सारे घर आपने किराए पर चढ़ा रखे हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है जी। इकट्ठी कैलकुलेशन करेंगे, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। स्टेप 1, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। हाँ जी, दोनों में से हायर कौन सा है? हाउस 1 के केस में देखिए 2 लाख इज हायर। हाउस 2 के केस में देखिए 1,62,000 इज हायर। और हाउस 3 के केस में 2,40,000 इज हायर। ठीक है जी। इसे आप कंपेयर करते हैं, कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट क्या है? यहां पर कुछ भी नहीं, यहां पर कुछ भी नहीं, यहां पर 2,80,000। विच एवर इज लोअर, दोनों में से लोअर कौन सा है? 2 लाख, 1,62,000। और यहां पर लोअर कौन सा है? 2,10,000 इज योर एक्सपेक्टेड रेंट। ये देखिए आपका एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। उसके बाद आप कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल रेंट। लेकिन यहाँ पर आप एक्चुअल रेंट क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि सारे के सारे घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे में आप एक्चुअल रेंट नहीं लेते, क्योंकि आपके पास एक्चुअल रेंट आ ही नहीं रहा। आपके पास रेंट है ही नहीं, एक्चुअल रेंट आपके पास आ ही नहीं रहा कहीं से। ये स्टेप आपका स्किप हो जाएगा। सो आपकी जीएवी क्या होगी? जीएवी इज एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। अब एक्चुअल रेंट तो है नहीं, तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट ही जीएवी बन जाएगी। सो व्हाट इज योर जीएवी? 2 लाख, 1,62,000 एंड 2,10,000।
यहां तक हो गया। जीएवी में से जब आप म्यूनिसिपल टैक्सेस करते हैं माइनस, तो आपके पास एनएवी निकल के आता है। म्यूनिसिपल टैक्स कितना है, यहाँ पर 20,000, यहाँ पर 15,000, यहाँ पर 18,000। सो व्हाट इज योर एनएवी, आपकी एनुअल वैल्यू क्या आई, 1,80,000, 1,47,000 एंड 1,92,000। ये आपकी आ गई एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। अब आपके पास एनुअल वैल्यू आ गई, क्या आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है? नहीं करना। आपको एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अब ये देखना है, आपको एनुअल वैल्यू मिल गई। एनुअल वैल्यू देखने के बाद आपको ये देखना है कि इनमें से सेल्फ ऑक्यूपाइड किसे माना जाए। देखिए जरा, इनमें से आप सेल्फ ऑक्यूपाइड किसे मानेंगे? अगर आप एक रैशनल इंसान हैं, समझदार इंसान हैं, तो जिन दो घरों की वैल्यू ज्यादा है, एनुअल वैल्यू ज्यादा है, 1,92,000 एंड 1,80,000, ये और ये, आप इसे सेल्फ ऑक्यूपाइड लेंगे। आप फर्स्ट नंबर पे सेल्फ ऑक्यूपाइड किसे लेंगे? आप इसे सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे क्योंकि इसकी एनुअल वैल्यू ज्यादा है, और साथ ही साथ आप इसे सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे क्योंकि इसकी एनुअल वैल्यू ज्यादा है, और इसे आप मानेंगे लेट आउट क्योंकि इसकी एनुअल वैल्यू कम है। सो अगर अब हमें हाउस प्रॉपर्टी, बस अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या हमें? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देखिए ना तो हमारे पास डेटा गिवन है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का, और ना ही हमसे मांगा गया है, इसलिए हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपसे सिर्फ ये मांगा गया है, ये पूछा गया है कि तीनों घरों में से कौन से घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड लेना चाहिए और कौन से घर को लेट आउट मानना चाहिए। जिन दो घरों की एनुअल वैल्यू ज्यादा है, सबसे अधिक है, उन दो घरों को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड लेंगे, और जिसकी एनुअल वैल्यू कम है उसे आप लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी लेंगे, तो आपका जो टैक्स है वो कम बन के आएगा। आई जी बात समझ में? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी की चीजें हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन।